हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम लेकर आ गए हैं मार्च माह का सार संग्रह और साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी। ठीक है, इसमें मार्च माह का यानी मार्च 2025 का सार संग्रह रहेगा प्रतियोगिता दर्पण का, और उसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का विवरण भी हम कराएंगे। ठीक है, बहुत शॉर्ट वाली क्लास होगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ये कम से कम 30 से 40 मिनट की क्लास होगी और उसमें हम पूरा आपका सार संग्रह कंप्लीट करा देंगे और उसके साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, इस सार संग्रह में हम बताते चलेंगे। अभी आरओ का एग्जाम हुआ है, उससे क्वेश्चन आए हैं सार संग्रह से। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन आए हैं सार संग्रह से। ठीक है, जिसमें हम साक्ष्य भी आपको दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन आया है और इस तरह से पूछा गया। ठीक है, चलते हैं अपने सार संग्रह पर और देखते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, पहले तो चलते हैं, सब्जेक्ट आ गया हमें भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। एक मिनट बच्चे, पेन ले लेंगे। ओहो, ये वर्क नहीं कर रहा, वही मैं सोचूं। एक मिनट बच्चे, 2 मिनट बच्चे। एक्चुअली हाँ जी, ठीक है, एक्चुअली इसमें लाइट नहीं आ रही थी। ठीक है, पहला हमारा सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है कि भारतीय परंपरा के अनुसार किसे नित्य एवं अपौरुषेय माना जाता है। ठीक है, किसे नित्य एवं अपौरुषेय माना जाता है, किनको माना जाता है? वेदों को। ठीक है, नित्य और अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? वेदों को माना जाता है। कि सार संग्रह है मार्च 2025 का। ठीक है, अपौरुषेय और नित्य किसे कहते हैं? जो किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखा गया। नित्य या अपौरुषेय से कहते हैं जो किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखा गया है, जिसे क्या बोलते हैं? ईश्वरीय ज्ञान बोलते हैं, जो ईश्वर ने सृष्टि की रचना से पूर्व ही, ठीक है, जैसे सृष्टि की रचना हो रही थी उसके बाद ऋषियों के हृदय में प्रकट ज्ञान था, वो उसे बोलते हैं वेदों का ज्ञान, इसीलिए इसे बोलते हैं अपौरुषेय। ठीक है, जो किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ऋग्वेद के 3 और 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? ठीक है, ऋग्वेद के 3 और 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? ठीक है, ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता का। ठीक है, ऋग्वेद के, इसको पेन को थोड़ा थिकनेस कम करेंगे। ठीक है, ठीक है, ऋग्वेद के 3 और 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? 3 मंडल में सूर्य देवता का है। ठीक है, सूर्य देवता का, और ठीक है, कौन से सूर्य देवता? सावित्री। ठीक है, जिसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 3 मंडल में है सूर्य देवता सावित्री का, और 10वें मंडल में है चातुर्वर्ण समाज का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी किस पुस्तक में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास तैयार किया है? किसमें किया है? कौन सी पुस्तक है उनकी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, 1904 में 1904 में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने ये अपनी पुस्तक, ठीक है, विंसेंट आर्थर स्मिथ की ये पुस्तक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1904 में आई थी। ठीक है, इसमें प्राचीन भारत का इतिहास को बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, ऐतरेय, तैत्तिरीय, पंचविश और गोपद किन वेदों, अच्छा ठीक है, ऐतरेय, तैत्तिरीय, पंचविश और गोपद किन वेद ग्रंथों के ब्राह्मण ग्रंथ है? ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या बोलते हैं उनके? किसी भी वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं। ठीक है, उनको जो बोलते हैं उपग्रंथ बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि ऐतरेय, तैत्तिरीय, पंचविश और गोपद, ठीक है, किन वेद ग्रंथों के ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐतरेय है ऋग्वेद का, ऐतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये बहुत ही पतला हो गया अभी ये। ठीक है, ऐतरेय है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और तैत्तिरीय है यजुर्वेद का है। ठीक है, ये यजुर्वेद का है। पंचविश है सामवेद का है, और गोपद है अथर्ववेद का। ठीक है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? अथर्ववेद का। याद रखना है,
ऐत्रेय है ऋग्वेद का, तैत्तिरीय है यजुर्वेद का, पंचविश है सामवेद का और गोपथ है अथर्ववेद का। ठीक है, ये इनके ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए इत सिंह ने अपने विवरण में किन प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों का वर्णन किया है। ठीक है, जो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आए इत सिंह ने अपने विवरण में किन प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? नालंदा और विक्रमशिला का। ठीक है, नालंदा और विक्रमशिला का इन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हाथी गुम्फा, जूनागढ़, ऐहोल और ग्वालियर अभिलेख किन शासकों से संबंधित थे? किन शासकों से संबंधित थे? हाथी गुफा अभिलेख है यह कलिंगराज खारवेल, खेरवेल नहीं है, खारवेल है यहाँ पे। ठीक है, कलिंगराज खारवेल से संबंधित है। ठीक है, यानी कि हाथी गुम्फा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, याद किया होगा आपने, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कलिंग के राज खारवेल का उल्लेख है इसमें। ठीक है, जूनागढ़ का देखते हैं, जूनागढ़ का किसमें है? रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। वहीं ऐहोल अभिलेख की बात कहाँ होती है? पुलकेशन द्वितीय यानी कि पुलकेशन सेकंड ऐहोल अभिलेख। और वहीं देखते हैं प्रतिहार नरेश किससे संबंधित है? ग्वालियर अभिलेख से। ठीक है, प्रतिहार नरेश ग्वालियर अभिलेख से संबंधित है। ठीक है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, पुलकेशन सेकंड का ऐहोल अभिलेख और प्रतिहार नरेश भोज ग्वालियर अभिलेख से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। पंचायतन शैली में निर्मित कंदरिया, दशावतार और लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, पंचायतन शैली में निर्मित कंदरिया, दशावतार और लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? पंचायतन शैली होती है जहाँ पे 5 मूर्तियां होती है, बीच में एक मूर्ति होती है, उसके बीच में एक मूर्ति होती है, उसके चारों तरफ इस तरह से दो मूर्तियां होती है, इसे बोलते हैं पंचायतन शैली। ठीक है, पंचायतन शैली में निर्मित कंदरिया, दशावतार और लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया मंदिर खजुराहो में है, खजुराहो एमपी। दशावतार देवगढ़, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर और खजुराहो कंदरिया महादेव खजुराहो। ठीक है, कंदरिया महादेव खजुराहो है और देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है। ठीक है, याद रखना है, कंदरिया कहाँ पे? खजुराहो में, दशावतार देवगढ़ में और लिंगराज भुवनेश्वर में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। लेखन शिला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी? कौन सी सभ्यता थी? कौन सी सिविलाइजेशन थी? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी? कौन सी सिविलाइजेशन थी? सुमेरिया की सभ्यता। कौन सी थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9 है। ऋग्वैदिक कालीन नदियों वितिस्ता, अश्कनी, विपाशा और परुष्णी के आधुनिक नाम है। देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां हैं, वितिस्ता, अश्कनी, विपाशा और परुष्णी के आधुनिक मॉडर्न इनके नाम क्या है? देख लेते हैं। वितिस्ता को झेलम, ठीक है, झेलम को पहले क्या बोलते थे? वितिस्ता बोलते थे। और चिनाब को अश्कनी। ठीक है, चिनाब जो रिवर है उसको अश्कनी और ब्यास रिवर को विपाशा एंड रावी रिवर को क्या बोलते थे? रावी रिवर को क्या बोलते थे? परुष्णी बोलते थे। ठीक है, वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक कालीन वैदिक पीरियड में बोला जाता था झेलम को अस्कनी, चिनाब को नहीं, झेलम को वितिस्ता, चिनाब को अस्कनी, ब्यास को विपाशा और रावी को परुष्णी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रमुख दर्शन सांख्य, न्याय और वैशेषिक के प्रवर्तक हैं। ठीक है, प्रमुख दर्शन सांख्य, न्याय और वैशेषिक के प्रवर्तक है। कौन कौन है? सांख्य के तो कपिल हैं। ठीक है, सांख्य के कौन से ऋषि? कपिल हैं। और न्याय के गौतम हैं और वैशेषिक के हैं कड़ा। ठीक है, वैशेषिक के हैं कड़ा, ये आपने याद किया होगा है। ठीक है, कपिल सांख्य दर्शन है, गौतम न्याय है और वैशेषिक है कड़ा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। उसके साथ ही हमारा सब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट हमारा आ रहा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 11 है, देख लेते हैं। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी थी? दक्षिण पूर्वी तट पर, ठीक है, साउथ ठीक है, साउथ ईस्ट की बात हो रही है, इंडिया के साउथ ईस्ट की बात हो रही है। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की, पोर्तुगीज की एकमात्र बस्ती कौन सी थी? कौन सी थी इनकी?
इसे बोलते हैं सांथोमे, ठीक है, सांथोमे लिखा है, सांथोमे भी है, सैंटोमे भी बोलते हैं इनको, ठीक है। कौन सी बस्ती थी, कौन सी इनकी कॉलोनी थी, सांथोमे थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था, ठीक है। जो भारत आया था पहला अंग्रेजी शिप या जहाज कौन हुआ था, वो था रेड ड्रैगन, ठीक है, रेड ड्रैगन, ठीक है, जो पहला जहाज था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किन अंग्रेज गवर्नर जनरल के नेतृत्व में लड़ा गया था, ठीक है। किसके लीडरशिप में लड़ा गया था, कौन सा, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर, आंग्ल मीन्स अंग्रेज और मैसूर युद्ध किन, मैसूर को युद्ध शहर नहीं लड़ेगा, मैसूर के जो शासक होंगे उनके बीच हुआ था, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध किन अंग्रेज गवर्नर जनरल के नेतृत्व में लड़ा गया था, देखेंगे किन के मध्य। द्वितीय तो हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर थे, जनरल गवर्नर थे, इनके बीच हुआ था। तृतीय हुआ था कॉर्नवालिस के मध्य, और ठीक है, कॉर्नवालिस आंग्ल की तरफ थे, अंग्रेजों की तरफ से थे। और चतुर्थ हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य, ठीक है, चतुर्थ हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य हुआ था। किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, वॉरेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, वो कॉर्नवालिस के नेतृत्व में, लीडरशिप में था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, वो लॉर्ड वेलेस्ली के लीडरशिप में लड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या पूछ रहा है। मजनून शाह और चिराग अली, ठीक है, मजनून शाह और चिराग अली बंगाल में हुए किस आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। बंगाल यानी कि बंगाल मूवमेंट, यानी कि बंगाल में हुए रिवोल्ट, किस रिवोल्ट से ये संबंधित थे, वो था फकीर विद्रोह। तो कौन सा विद्रोह हुआ था, फकीर विद्रोह से ये संबंधित थे मजनून शाह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय किन ब्रिटिश अधिकारियों की विद्रोह के दौरान मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आपको बताना किसकी डेथ हो गई थी 1857 रिवोल्ट के समय, किन ब्रिटिश अधिकारियों की विद्रोह के दौरान मृत्यु हो गई थी, वो थे निकलसन दिल्ली में, और हेनरी लॉरेंस लखनऊ में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, यह किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। यह किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा था, डफरिन ने कहा था ये, ठीक है, किसने कहा था, डफरिन ने कहा था। नेक्स्ट चल रहे थे क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे, स्क्रॉल कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है स्वदेशी, एक मिनट बच्चे, मैं पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के किस पत्र में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। कौन सा पत्र था वो, संजीवनी, ठीक है, 1905 में ये प्रकाशित हुआ था, ये पत्र था संजीवनी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, तीनों गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, तीनों राउंड टेबल मूवमेंट जो सम्मेलन हुए थे, ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 ईस्वी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। राउंड टेबल समिट थी, तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे 1930 से 32 ईस्वी के समय, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय कौन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ठीक है। जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 से 32 ईस्वी के समय, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है, एशियाटिक सोसाइटी आत्मीय सभा, तत्वबोधिनी सभा और वेद समाज के संस्थापक थे, ठीक है। ये सभी एक आपको वन लाइनर दिख जरूर रहा है, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन छुपे हुए, ठीक है। एक तो आपको बताना है एशियाटिक सोसाइटी, और दूसरी बताना है आपको आत्मीय सभा, और तीसरा बताना है आपको तत्वबोधिनी सभा, और चौथा आपको बताना है वेद समाज के संस्थापक। ये बताने कौन कौन से थे, देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, विलियम जोन्स, ठीक है। कौन से थे, विलियम जोन्स, ठीक है। आत्मीय सभा के थे राजा राम मोहन राय, ठीक है, आत्मीय सभा के थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा के थे देवेंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है। कौन से थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर थे, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा के। और वेद समाज के संस्थापक थे आचार्य केशव चंद्र सेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में मिलता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में मिलता है, कहाँ पे इनके लेक्चर का जो संकलन मिलता है वो मिलता है आपको
लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसमें मिलता है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में मिलता है। ठीक है, यहाँ हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम 21st पर, और 21st क्वेश्चन के साथ ही हमारा सब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल की बात हो रही, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख किया गया है? ठीक है, कितने प्रकार के तो न्याय है और कितने प्रकार की स्वतंत्रता है और कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है प्रियम्बल में। ठीक है, कितने प्रकार के देख लेते हैं। 3 प्रकार का तो न्याय है। ठीक है, 3 प्रकार का न्याय है। ये क्वेश्चन कितनी बार ही रिपीटेड हो गया है। ठीक है, एक बार आपको और रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, अलग से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन से न्याय की बात हो गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय है। प्रियम्बल में कहा गया है सामाजिक, आर्थिक और एवं राजनैतिक न्याय। ठीक है, और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। और समानता की बात करेंगे, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। वह कहा गया है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। ठीक है, न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। और 2 प्रकार की समानता की बात करेगी प्रेम्बल में, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान की सर्वोच्चता को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की बात हुई है। न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान की सर्वोच्चता को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? कौन सा देश था वो? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है पुनरावलोकन। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। ठीक है, ये लिया गया है कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान है? ठीक है, आपको बताना है किस शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के लिए एक विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। वो कौन से शेड्यूल है? छठी। ठीक है, छठी अनुसूची यानी कि 6th शेड्यूल है। 6th शेड्यूल है जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई? आपको बताना कौन सा वो आर्टिकल है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है? कौन से है वो? आर्टिकल अनुच्छेद 2 है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में है कि भारत की संसद विधि द्वारा स्थापित निबंधनों से, ठीक है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, जब संघ में किसी दूसरे राज्य को मिलाएंगे तो नए राज्यों के प्रवेश के लिए कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 2 है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद अगर 3 की बात करी जाए तो अनुच्छेद 3 में है 2 राज्यों को मिलाकर, ठीक है, 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना या फिर एक राज्य को काटकर 2 राज्य बनाना। ठीक है, ये किसमें है? आर्टिकल 3 में है, अनुच्छेद 3 में दिया गया है। ठीक है, और लेकिन अगर नए राज्य का प्रवेश होना है अपने संघ में तो वो आर्टिकल किसमें है? 2 में है, आर्टिकल 2 में है, अनुच्छेद 2 में दिया गया है। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इससे आपको याद करना कि नया कोई आ रहा है यानी कि 2 बन रहे हैं तो बाहर से आ रहा है। ठीक है, तो उसमें रख लेना आपको आर्टिकल 2, और जब 3 बन रहे हैं यानी कि किसी राज्य को काट कर नए राज्य बनाना, ठीक है, या किसी राज्य से अलग अलग राज्यों से कुछ हिस्सा लेकर एक नए राज्य में बनाना, वो 3 चीजों को डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे आर्टिकल 3 का। ठीक है, इस तरह स्ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं आप, कंफ्यूज होते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था अगर आपकी मदर सिटीजन है, ठीक है, किसी मदर आपकी सिटीजन है किसी देश की या किसी उसमें, ठीक है, तो उससे
उससे जन्म लेने वाले बच्चे के लिए था। ठीक है, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने वाले का प्रावधान जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था ये। ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? ठीक है, किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में ये उल्लेख है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? वो है आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53 में। ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रमुख क्या होता है? राष्ट्रपति होती। ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। तो जब कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा तो उसकी शक्तियां किस में निहित होगी? वो प्रेसिडेंट में ही निहित होगी। ठीक है, प्रेसिडेंट से संबंधित सारे आर्टिकल आपको याद कर लेने हैं, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, उपराष्ट्रपति बनने से पहले, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहाँ के राजदूत थे? ठीक है, कहाँ के राजदूत थे? ठीक है, कहाँ के राजदूत थे? वे सोवियत संघ के राजदूत थे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ के राजदूत थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री रहे हैं वो कौन कौन से थे? ठीक है, ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहते प्रधानमंत्री रहे वो कौन से थे? एक तो थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी 1966 से 67 तक थी, ये कहाँ राज्यसभा के सदस्य थे, उसके रहती प्रधानमंत्री बनी। और दूसरी थी HD देवगौड़ा जी थे 1996 से 97, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे और ये प्रधानमंत्री बने। और तीसरे थे IK गुजराल, ये 1997 से 98, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे और ये फिर बाद में प्रधानमंत्री। और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो 2004 से 14 के बीच ये राज्यसभा सदस्य थे, उसके रहते हुए ये प्रधानमंत्री बने। ठीक है, क्योंकि अब अगर आप राज्यसभा के सदस्य हैं तो भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये नहीं कि आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए केवल लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य होते हुए आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 29, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आया, इसमें हम चेंज करेंगे अपना कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको दिखाना था मुझे कि कौन से क्वेश्चन अलग आए हैं। ठीक है, ब्लू कलर कर ले रहे हैं। अरे तो पूरा ही ब्लू हो गया, अच्छा लग रहा है ना ये कलर? ठीक है, यही कलर कर लेते हैं। ठीक है, यही कलर कर लेते हैं, पूरा ही चेंज हो रहा है। जिस कलर में कर रहे हैं तो पूरा ही चेंज हो रहा है ये। ठीक है, ये देखते हैं, यहाँ पे स्टार लगा रहे हैं, आपको बता रहे हैं RO में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये RO में क्वेश्चन आया था, इसी से पूछा गया था। ठीक है, कौन सा था? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, पूछा गया था प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? JV मावलंकर। ठीक है, JV मावलंकर जी थे। और उपाध्यक्ष के बारे में और आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहे हैं, उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम जी। ठीक है, अनंत शयनम कौन से थे? अनंत शयनम थे उपाध्यक्ष। ठीक है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे JV मावलंकर और इसके उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक तो आपको दे दिया प्रूफ। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। अच्छा, यहाँ देखते हैं, एक मिनट बच्चे देख लेते हैं अगर कोई चेंज करना। पूरा ही चेंज हो रहा है बच्चे, पूरा ही चेंज हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, किसे संसद की लोक लेखा समिति का गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है? वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है और 31 के साथ ही हमारा सब्जेक्ट भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट हमारा आ रहा है पर्यावरण एवं जैव विविधता। पर्यावरण एवं जैव विविधता यानी कि एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, प्रथम नेशनल पार्क की बात हो गई है कि कौन है ये, भी जैसे इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे थे उसमें मैंने बताया भी था। ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन सा है? फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट है। ठीक है, और ये कहाँ है ये भी बताया मैंने, ये भी बताया था उत्तराखंड में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में, यूके लिख दे रहे हैं, यूके का मतलब कुछ और मत लेना, यूके का मतलब उत्तराखंड है। ठीक है, जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में है और इसका पुराना नाम है तो हैली नेशनल पार्क था। ठीक है,
हैली नेशनल पार्क का 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1936 को हुई थी और इसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किस भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सलीम अली को। किसको कहा जाता है? सलीम अली को, ठीक है। बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर, ठीक है। जल्दी से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। जहां पे ऐसा लगेगा मुझे बताना है, एक्सप्लेन करना है, वहां पे करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर है 33। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? आपको बताना चंद्रप्रभा किस राज्य में अवस्थित है। ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित किस राष्ट्रीय पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित किस राष्ट्रीय पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? कौन सा वो राष्ट्रीय पार्क है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। ये भी मैंने इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ाया था। केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क है। ये है भरतपुर, यानी कि भरतपुर उत्तर प्रदेश का जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है भरतपुर, वहां पे स्थित है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 है। भारतीय वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1981 को ये पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 है। कोयला, औद्योगिक इकाइयां एवं तापीय शक्तिगृह आदि कैसे वायु प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत हैं? ठीक है। कौन से प्रदूषक इससे निकलते हैं? सल्फर यौगिक, ठीक है। कौन से निकलते हैं? सल्फर यौगिक, जैसे कि हम देखेंगे SO2, H2S, H2SO4, ठीक है। ये निकलते हैं इनमें कौन से प्रदूषक? कोयला और जो औद्योगिक इकाइयां होती है या तापीय यानी कि थर्मल पावर प्लांट वगैरह होते हैं, उनमें सल्फर यौगिक के प्रदूषक निकलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 है। अम्ल वर्षा एसिड रेन की बात हो रही है। अम्ल वर्षा के कारण जल के पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है? जल का पीएच मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है, एसिड रेन से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 है। रेड डाटा बुक, ठीक है। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1964 में किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था ज्वाइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ज्वाइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी अभ्यारण्य सेंचुरी, ठीक है। इंदिरा गांधी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में स्थित है इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 है। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर चलेंगे और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट हमारा है भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन अब बनेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 41। विश्व ग्लोब, विश्व मानचित्र और भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? विश्व ग्लोब का मार्टिन बेहम को, विश्व मानचित्र का अनेजी मेंडर को और भौगोलिक विश्वकोश का स्ट्रैबो को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 है। सौर ज्वाला को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। जो सौर ऊर्जा होती है, सौर सनलाइट जो ज्वाला होती है इसमें, तो उसमें दक्षिणी ध्रुव में यानी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो किस नाम से जाना जाता है आपसे पूछा गया है, ठीक है। सौर ऊर्जा को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी ध्रुव में देखेंगे नॉर्थ पोल में से अरोरा बोरियालिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियालिस। क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियालिस बोलते हैं नॉर्थ पोल में कि उत्तरी ध्रुव में, ठीक है। वहीं उसके दक्षिणी ध्रुव में क्या बोलते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। इसको दक्षिणी ध्रुव में यानी कि साउथ पोल में क्या बोलते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है पृथ्वी का औसत व्यास, ठीक है। पृथ्वी का औसत व्यास, ठीक है, 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? इसकी गणना सर्वप्रथम एराटोस्थेनीज द्वारा की गई थी। एराटोस्थेनीज द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की थी? एराटोस्थेनीज द्वारा की गई थी इसकी गणना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 है अरुण यानी कि इसे यूरेनस बोलते हैं, यूरेनस प्लैनेट। अरुण यूरेनस ग्रह की खोज वर्ष 1781 ईस्वी में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? विलियम हर्शेल द्वारा यूरेनस प्लैनेट की खोज की गई थी सबसे पहले। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है
ग्रेनाइट, साइनाइट और गैब्रो कैसी चट्टानों के उदाहरण है? किस प्रकार की रॉक्स के उदाहरण है? ग्रेनाइट, साइनाइट और गैब्रो। ठीक है, ये है आग्नेय चट्टान यानी कि इग्निशियस रॉक के उदाहरण है। ठीक है, ये लावा के जमाव के होने के कारण यानी कि जो मैग्मा निकलता है उसके जमा होने के कारण ही बनती है, जब ये पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो अब क्या बनती है? ग्रेनाइट, साइनाइट और गैब्रो जैसी रॉक्स का निर्माण होता है। ठीक है, ये इग्निशियस रॉक के ही उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं जब भूपृष्ठ से जो परावर्तित अवरक्त विकिरण होता है उनका अवशोषण कर लिया जाता है वायुमंडल के द्वारा। ठीक है, तो इससे क्या होता है? तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। क्या हो जाता है कि सन की जो लाइट होती है वो तो आ जाती है, लेकिन जो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होने वाली जो ऊर्जा होती है वो वायुमंडल के कारण बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है, जिससे क्या होती है? पृथ्वी हीट होने लग जाती है। ठीक है, पृथ्वी में हीट अधिक बढ़ जाती है, इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है, अर्थ की टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है, वो वापस नहीं जा पाती है। ठीक है, स्पेस में। नेक्स्ट देखेंगे, अब किसके कारण ये नहीं जा पाती है? ये एटमॉस्फेयर वायुमंडल के गैसों के सघनता के कारण, बहुत ज्यादा डेंसिटी हो जाती है गैसों में और बहुत ज्यादा पोल्यूशन की मात्रा के कारण नहीं जा पाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, क्योंकि उनके कारण ही वायुमंडल में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, और वापस परिवर्तित कर दी जाती है पृथ्वी की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 में, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? नेफोस्कोप है, जो बादलों की गति और दिशा को मापता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, शिवकीला, रोहतांग और बाड़ालाचा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? आपको बताना है। शिवकीला, रोहतांग और बाड़ालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, शिवकीला, बाड़ालाचा और रोहतांग दर्रा। ठीक है, शिवकीला दर्रा से कौन सी नदी प्रवेश करती है? बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, शिवकीला दर्रे से क्वेश्चन आया था आरो में। ठीक है, नदी के बारे में आया था कि कौन सी नदी प्रवेश करती है, ये पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 है, अबोर, आवो और मिकिर किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? ठीक है, किस राज्य की? ये शेड्यूल ट्राइब्स है असम की। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स दोनों होती हैं। शेड्यूल ट्राइब्स से ही असम की है अबोर, आवो और मिकिर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत आने वाला सबसे पहला व अंतिम प्रजाति समूह कौन सा था? वो था नीग्रो और नॉर्डिक। ठीक है, नीग्रो नॉर्डिक प्रजाति थी ह्यूमंस की जो सबसे पहले भारत आई थी। सबसे पहला और अंतिम प्रजाति थी नीग्रो नॉर्डिक की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है, और 51 के साथ ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है। 51 है और 51 के साथ ही हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 है, 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किस पुस्तक को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है? कैपिटलिज्म अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। वो कौन सा है? द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सा है? द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये एडम स्मिथ की पुस्तक थी, इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम माना जाता है, उद्गम का स्रोत माना जाता है, द वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, किस देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है? किसी देश की अगर आर्थिक समृद्धि का मापदंड करना है तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का पता लगाना होगा। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर कैपिटा इनकम का आपको पता लगाना होगा। नेक्स्ट 51 तक हो गया, 52 तक हो गया, 53 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, किसे राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया? ठीक है, किसे किया गया? साइमन कुजनेट्स। आपने साइमन कुजनेट्स का वक्र तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, साइमन कुजनेट्स का ग्राफ पढ़ा होगा कि देखिए किसे राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, उसे साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार इसके लिए दिया भी गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण कौन सा मंत्रालय करता है? कौन सा मंत्रालय करता है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है, अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनान मेंडन ने अपनी किस पुस्तक में किया था? ये था एशियन ड्रामा में किया था, एशियन ड्रामा में किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है, लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को किसके द्वारा विकसित किया गया था? लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये मैक्स और लॉरेंज के द्वारा 1905 में 1905 में
और 1 मिनट बच्चे, इरेजर ले लेते हैं। ठीक है, ये मैक्स ओलॉरेंस द्वारा 1905 में, 1905 में, और 1 मिनट, एक पता नहीं क्या है इरेजर का। ठीक है, मैक्स ओलॉरेंस 1905 ईस्वी में किया था और कोरेडो गिनी के द्वारा 1912 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करने व इसको सशक्त बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? वो समिति थी उर्जित पटेल समिति। कौन सी थी? उर्जित पटेल समिति द्वारा मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण और उसे सशक्त बनाने के लिए समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज ने, ठीक है, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाले पहली भारतीय कंपनी थी इंफोसिस। इंफोसिस थी जो पहली भारतीय कंपनी थी जो अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, विश्व में सर्वप्रथम किस देश द्वारा अपने यहाँ जीएसटी लागू किया गया था? ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम किस देश द्वारा अपने यहाँ जीएसटी लागू किया गया था? वो फ्रांस के द्वारा किया गया था। 1954 में फ्रांस ने जीएसटी को लागू भी कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, वर्ष 1933 में अर्थशास्त्र में मैक्रो और माइक्रो का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैक्रो एंड माइक्रो किसने किया था? रगनार फ्रिक्स द्वारा किया गया था। ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स तब बताएंगे। ठीक है, इसमें इतना टाइम नहीं है क्योंकि इतना सब एक्सप्लेन करें फिर तो क्लास बहुत लंबी होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कितने क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन कितने हो गए बच्चे? 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं 61 पर, 61 पर, और यहाँ हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। ठीक है, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन अब होंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, एम्पियर, कैंडेला और मोल किस भौतिक राशि के SI के मूल मात्रक हैं? वो है विद्युत, एम्पियर है विद्युत धारा का, एम्पियर है विद्युत धारा का, कैंडेला है ज्योति तीव्रता का, और मोल है पदार्थ का परिणाम मापने का भौतिक राशि है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर है? ठीक है, ये कितनी है? 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है माइक्रोफोन और विद्युत मोटर का। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे तो माइक्रोफोन, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेंगे तो विद्युत मोटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64, तड़ित चालक जो तांबा का बना रहता है, इसका आविष्कार किया था, किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65, किस उपकरण का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर या ऑल्टोमीटर भी कहीं लिखा होता है, अल्टीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, कवकों, शैवालों और पक्षियों का अध्ययन किया जाता है किसके लिए? माइक्रोलॉजी, फाइकोलॉजी और ऑर्थोलॉजी के द्वारा। ठीक है, कवकों, शैवालों, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। कवकों की स्टडी करते हैं माइक्रोलॉजी द्वारा। ठीक है, माइक्रोलॉजी द्वारा, शैवालों को करता है शैवालों को अगर किया जाएगा अध्ययन तो फाइकोलॉजी द्वारा, और पक्षियों का ऑर्थोलॉजी, ये कई बार क्वेश्चन आते हैं, ऑर्निथोलॉजी द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है, टमाटर, गाजर और चुकंदर में वर्णी लवक के उदाहरण है। कौन से इसमें जो वर्णी लवक है इनके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ठीक है, कौन से इसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये आपको बताएं? टमाटर, गाजर, चुकंदर में। ठीक है, टमाटर में अगर रेड कलर है तो लाइकोपेन के कारण है, लाइकोपेन के कारण है टमाटर। गाजर का है कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन लवक के कारण, वर्णी लवक के कारण इसका कलर कैसा होता है? और विटामिन। ठीक है, चुकंदर में है विटामिन। ठीक है, टमाटर, गाजर, चुकंदर में वर्णी लवक के क्या उदाहरण है? टमाटर में लाइकोपेन है, और गाजर में कैरोटीन है, और चुकंदर में है विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहा जाता है? ठीक है, जब प्रोटीन बनाते हैं उसका अंतिम जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 है, आनुवांशिकता और जीन शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये विलियम वॉटसन और विलियम जोहानसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 है, लीवर और किडनी की क्षति, कैंसर, श्वास संबंधी रोग और केंद्रीय नर्वस सिस्टम किन प्रदूषकों के कारण प्रभावित होता है? ठीक है, देखते हैं। लीवर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, किन प्रदूषक कौन से पॉल्यूटेंट है? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा लीवर और किडनी की क्षति होती है। और देखते हैं कैंसर, श्वास संबंधी रोग होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, और केंद्रीय नर्वस सिस्टम धूल के कण और शीशा के द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी चेंज हो रहा। सब्जेक्ट हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो पैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैट का एग्जाम है अभी 7 तारीख को, 6 तारीख को, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है 71 है, बहु प्रतिभा के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 है, बालक के वास्तविक और संभावित विकास के स्तर के बीच, बालक के वास्तविक और संभावित विकास के स्तर के बीच की दूरी को कहा जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 73, बच्चे के लेखन कौशल से संबंधित असमर्थता को कहा जाता है डिस्ग्राफिया। ठीक है, क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट देखेंगे 74 है, किसने कहा कि भाषा मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और संस्कृति संज्ञात्मक विकास की मुख्य निर्धारक है? वो है वाइगोत्स्की द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखेंगे 75, मानव विकास को किन क्षेत्रों में बांटा गया है? ठीक है, मानव विकास को किन क्षेत्रों में बांटा गया है? देखते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में बांटा गया है। मनोविज्ञानात्मक में बांटा गया है, संज्ञानात्मक में बांटा गया है, भावनात्मक और शरीरात्मक में बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है, ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार अधिगम को किन 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? वो कौन से 6 क्षेत्र हैं? देखते हैं कौन से 6 रीजन है। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 77 है, शिक्षा के क्षेत्र में मचान सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है वयस्कों द्वारा बच्चों को सीखने में सहयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 78, मानसिक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में बच्चे सक्षम होते हैं अमूर्त चिंतन करने में। ठीक है, अमूर्त चिंतन करने में शिक्षित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 79, विवेचनात्मक शिक्षण पहली बार किसके द्वारा पेश की गई थी? ये की गई थी पाउलो फ्रेइरे द्वारा किया गया था, पाउलो फ्रेइरे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था जिसमें तार्किक, अनुशासित और तर्क संगत सोच विकसित होती है, किस वर्ष तक रहती है? 7 से 11 वर्ष तक। 7 से 11 वर्ष तक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 और यहाँ पे संप्रेषण संचार यानी कि कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन से संबंधित है, जो सीसेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीसेट यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास, संप्रेषण संचार। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अब है कम्युनिकेशन स्किल्स के, देखते हैं क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रतिध्वनि, प्रतिमात्मक और कार्यकारी स्मृति में किसकी स्मृति की अवधि सबसे कम होती है? प्रतिमात्मक स्मृति की। ठीक है, किसकी होती है? प्रतिमात्मक स्मृति की सबसे कम अवधि होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 है, कार्यात्मक स्थिरता, जड़ता एक प्रकार की होती है मानसिक विन्यास। क्या होता है? एक प्रकार का मानसिक विन्यास होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा, हमारे और दूसरों के व्यवहार के विवरण की प्रक्रिया कहलाती है गुणारोपण। क्या कहलाती है? गुणारोपण कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है, निर्णय लेने में कौन सा पूर्वाग्रह पहली बार प्राप्त जानकारी को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है? वो एंकरिंग पूर्वाग्रह होता है। ठीक है, एंकरिंग पूर्वाग्रह होता है जब निर्णय लेने में कोई भी पूर्वाग्रह पहली बार प्राप्त जो जानकारी है उसको अधिक इंपॉर्टेंस देने में, कि कोई काम पहले भी हो चुका है तो वो होता है एंकरिंग पूर्वाग्रह। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 85 है, 4 बुनियादी मूल संप्रेषण कौशल के उदाहरण हैं। 4 बुनियादी मूल संप्रेषण कौशल के उदाहरण हैं, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। ठीक है, ये उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है, समस्या समाधान। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग भी क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग के भी क्वेश्चन है। समस्या समाधान शिक्षा और भाषा शैली में से कौन अंतर्वैयक्तिक संदर्भ द्वारा प्रभावित होते हैं? वो है भाषा शैली। ठीक है, भाषा शैली से संबंधित अंतर्वैयक्तिक संबंध जो संदर्भ होते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87, जब 2 व्यक्ति साथ में होते हैं तब उनमें से जो देह भाषा के संदर्भ में अधिक शांति दिखता है वह होता है उच्च सामाजिक
उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है, अंतरवैयक्तिक संचार के प्रमुख उदाहरण है पत्रकारिता, पत्रकारिता, कार्यालयी संचालन, अध्ययन, अध्यापन और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 है, किसी एक अच्छे निर्णय की प्रमुख विशेषता होती है यह व्यवहार और प्राय हो। ठीक है, व्यवहार और प्राय हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90, समस्या समाधान की प्रक्रिया जहां समस्या केवल एक ही उत्तर होता कहलाता है अभिसारी चिंतन। ठीक, क्या कहलाता है? अभिसारी चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है खेलकूद। क्वेश्चन नंबर है 91 और हमारे यहाँ से सब्जेक्ट चेंज हो रहा है स्पोर्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं स्पोर्ट्स से। क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल और प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम शीतकालीन जो थे उनका खेल का आरंभ हुआ था चमोनिक्स, फ्रांस 1924 में। वहीं अब देखिए प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था रोम। ठीक, एक मिनट बच्चे। ठीक है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का जो स्टार्ट हुए थे वो चमोनिक्स, फ्रांस 1924 और रोम में हुए थे। ठीक है, वहीं देखेंगे प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का उद्घाटन हुआ था या स्टार्ट हुए थे वो इटली में हुए थे। इटली में 1960 में स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92 है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1924 में की गई थी भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना। 92 तक हो गए, 92 से 93 पे चलेंगे। 93 बहुत जल्दी वो सब फिनिश कर रहे हैं, बस एंडिंग पे जा रहे हैं बच्चे। 93 है हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी थी? मैरी लीला राव। कौन सी थी? मैरी लीला राव। नेक्स्ट देखते हैं 94 ओलंपिक की वैयक्तिक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा जीते। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रमंडल खेलों में क्वींस बैटल रिले की शुरुआत हुई थी 1958 के कार्डिफ, ब्रिटेन राष्ट्रमंडल से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 96, चाइना मैन ओवरथ्रो, सिली पॉइंट और पॉपिंग ट्री शब्दावली का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। ठीक है, क्रिकेट में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 97, फुल बैक और हाफ बैक किस खेल से संबंधित शब्दावली है? ये फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 98, हॉकी के जादूगर, फ्लाइंग सिख और द वॉल व ब्लैक पर्ल किन खिलाड़ियों के उपनाम है? देखेंगे हॉकी के जादूगर बोलते हैं मेजर ध्यानचंद जी को। ठीक है, फ्लाइंग सिख बोलते हैं मिल्खा सिंह को, द वॉल व ब्लैक पर्ल बोलते हैं राहुल द्रविड़। ठीक है, राहुल द्रविड़ को, इन्हें राहुल द्रविड़ को पेले व पेलो को भी बोलते हैं, राहुल द्रविड़ और पेलो को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द वॉल व ब्लैक पर्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 है, क्वेश्चन नंबर 99 है, बेटन कप, आगा खागा और मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित ट्रॉफियां हैं? ये हॉकी से संबंधित ट्रॉफियां हैं। बेटन कप है या आगा खां कप है या मुरुगप्पा गोल्ड कप है, ये हॉकी से संबंधित ट्रॉफियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं 100 क्वेश्चन है हमारा, ब्रुकलिन, सैंडी लॉर्ज और पटनी मॉट लेक किन खेलों से संबंधित मैदान है? ब्रुकलिन है ये बेसबॉल से संबंधित है, सैंडी लॉर्ज है गोल्फ से और पटनी मॉट लेक है नौका दौड़ से संबंधित मैदान है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? 101 पे। और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है, कंप्यूटर ज्ञान या कंप्यूटर नॉलेज। इससे क्वेश्चन अब पूछने लग गए हैं आयोग बहुत ज्यादा। ठीक है, फर्स्ट है हार्डवेयर, ये आया है, देखिए ये पीसीएस में पिछली बार आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, पिछली बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया गया। हार्डवेयर का विभाग जिसमें सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं और जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता कहलाता है रोम। रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अगर हम रैम की बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम होती है अस्थायी मेमोरी होती है, रोम होती है स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, रोम स्थायी मेमोरी होती है और रैम अस्थायी टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं जैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे, माइकल एंजेला, डार्क एवेंचर, किलो, फिलिप, सी ब्रेन, ब्लडी आदि उदाहरण है कंप्यूटर वायरस के। ये सब क्या है? कंप्यूटर वायरस। कौन है? माइकल, अगर एंजेलो की बात करें ये भी वायरस है, डार्क एवेंचर है ये भी वायरस, किलो भी वायरस है और वहीं फिलिप भी वायरस है, सी ब्रेन वायरस है, ब्लडी, ये सभी वायरस के नाम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, BSNL और MTNL का पूरा नाम क्या है बताएंगे। ठीक है, BSNL है विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL है भारत संचार निगम लिमिटेड और वही MTNL है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 है, कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को कहा जाता है बस। ठीक है, बस के द्वारा ये सिग्नल भेजा जाता है। आपने देखा होगा, अगर हार्डवेयर आपने कभी खोला होगा कंप्यूटर तो आपने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105, वह कंप्यूटर जो आजकल के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता कहलाता है एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर होता है वो? एनालॉग कंप्यूटर होता है। 106 पे चलेंगे, जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे कहा जाता है गेटवे। क्या बोलते हैं? गेटवे बोलते हैं। वहीं देखते हैं 107 पे, कंप्यूटर पर लिखी गई पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन। कंप्यूटर पर लिखी गई पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखना ये। ठीक है, कंप्यूटर पे कौन सी पुस्तक लिखी गई? सोल ऑफ न्यू मशीन। इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108 है, इंटरनेट पर इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन, इसको स्क्रॉल कर लेंगे पहले। ठीक है, 108 है, इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल जो वेब पेज के प्रसारण का निर्धारण करता है कहलाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। जो पहला पेज हमको दिखता है जब हम खोलते हैं इंटरनेट तो वो होता है HTTP, जिसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, प्रतिवर्ष किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 110, कंप्यूटर से संवेदनशील तथा गोपनीय व्यक्ति जानकारी प्राप्त करने की किस नए स्कैम को कहा जाता है? अच्छा देखेंगे, कंप्यूटर से संवेदनशील तथा गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए स्कैम को कहा जाता है प्रिंसिंग स्कैम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 110 हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं 111 पर, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है एग्रीकल्चर। ठीक है, खूब पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, पता नहीं है बार बार क्या ही हो रहा है। ठीक है, 111 है, जलोढ़ मिट्टी में प्रायः किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी तो इंडियन जो सॉइल है उसमें पाई ही जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112 है, क्वेश्चन नंबर 112 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 है, काली मिट्टी का यह रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है टिटेनिफेरस, मैग्नीटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। किसके कारण? टिटेनिफेरस, मैग्नीटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण, और इसके चट्टान के मूल स्वरूप के कारण भी होता है, पेरेंट्स रॉक के कारण भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। एक मिनट बच्चे, सांस ले लेने दीजिए। ठीक है, 113 है, देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण के लिए वर्ष 1953 में किस बोर्ड की स्थापना की गई थी? वो बोर्ड था केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। कौन सा था? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 114, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, ठीक है, CAZRI काजरी का कहाँ अवस्थित है? ये जोधपुर राजस्थान में है। शुष्क संस्थान है, ये हमने अभी पढ़ाया भी था इंडियन ज्योग्राफी में, जोधपुर राजस्थान। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 115 है, IR20 किस फसल की प्रमुख किस्म है? चावल की। IR-20 ये चावल की फसल है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 116, कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति, पीली क्रांति, सुनहरी क्रांति और गोल क्रांति संबंधित है किससे? हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से, ग्रीन रेवोल्यूशन है खाद्यान्न उत्पादन से। वहीं देखेंगे पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन है, वो है तिलहन उत्पादन से। ठीक है, तिलहन उत्पादन से है। वहीं सुनहरी क्रांति देखेंगे फल उत्पादन से है, और वहीं देखेंगे राउंड जो रेवोल्यूशन है आलू उत्पादन से है। ठीक है, आलू उत्पादन से है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117 है, देश में कहाँ केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? नागपुर में। कपास का है, देश में कहाँ पर केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? वो नागपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118, फसल प्रमुख फसलों जैसे कि मसूर, बाजरा, कहवा और आलू। देखिए कौन सी फसल की बात हो रही है? मसूर, बाजरा, कहवा और आलू के प्रारंभिक उत्पादक मूल देश कौन से थे जहां से इनकी ओरिजिन हुई, उद्भव हुआ है? देखते हैं, जैसे मसूर है तो ये चीन में, ठीक है, चीन की है। बाजरा अफ्रीका से है, और कहवा ब्राजील है, और आलू पेरू। ठीक है, इनके ये मूल देश हैं जहां से इनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय तिलहन, भारतीय दलहन और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? आपको देखने में वन लाइनर क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ठीक है, जैसे भारतीय तिलहन का कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ठीक है, भारतीय तिलहन का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में है। भारतीय दलहन का कानपुर में, आपको पता है दलहन का कानपुर में अनुसंधान केंद्र है।
और आलू का जो अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, वो शिमला में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है सिक्किम को। सिक्किम को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, विविध पे आ गए, मिसलेनियस पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 120 है, 120 तक हो गए, 121 पर चलते हैं और यहीं से हमारे सब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है, विविध यानी कि मिसलेनियस। बस अब कंप्लीट ही हो गया बच्चे क्लास। देश के अशोक चक्र पुरस्कार को पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी नीरजा भनोट जी। ठीक है, नीरजा भनोट थी जो अशोक चक्र को मिला है, प्रथम महिला थी वो। ठीक है, देश के अशोक चक्र पुरस्कार को पाने वाली प्रथम महिला थी नीरजा भनोट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। ठीक है, कौन सी थी? जयंती पटनायक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124, भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आदर्शन ईरानी, वर्ष 1931 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? कैरोलिन मिकल्सन थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 126, शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन से थे? वो थे जॉन हेनरी डुनांत एवं फ्रेडरिक पासी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय चीन, जर्मन पोलैंड और रूस फिनलैंड को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि विभाजित करती है? वो देख लेते हैं। भारत चीन को सबको पता है मैकमोहन रेखा है। ठीक है, मैकमोहन रेखा है। जर्मन पोलैंड को हिंडनबर्ग रेखा है और रूस पे और फिनलैंड में मैनरहीम रेखा है। ठीक है, मनरहीम रेखा या मैनरहीम रेखा जो उसे विभाजित करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 है, इटली, रूस, यूनान और जापान के राष्ट्रीय स्मारकों के नाम है। ठीक है, इटली, रूस, यूनान और जापान के राष्ट्रीय स्मारक हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। उनमें है, इटली में है झुकी हुई मीनार। ठीक है, इटली में है झुकी हुई मीनार है। रूस में है क्रेमलिन और यूनान में है पार्थनॉन है और जापान में देखिए कि इंपीरियल पैलेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 129, चांद तारा, शेर, लिली और ईगल किन देशों को प्रमुख राष्ट्रीय चिन्ह है? नेशनल चिन्ह की बात हो रही है, साइन की बात हो रही है। देखेंगे चांद तारा किसमें है? तुर्की में। ठीक है, चांद तारे के साथ उनका फ्लैग है वो है तुर्की और शेर है नॉर्वे का। ठीक है, और लिली है फ्रांस में और ईगल है स्पेन का। ठीक है, ईगल स्पेन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर है 130, बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन को कहा जाता है ग्रे बुक। क्या कहा जाता है? ग्रे बुक कहा जाता है। यहाँ पे हमारा सार संग्रह तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, सार संग्रह पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर, यानी कि मार्च माह का मार्च 2025 का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसके विवरण और देख लेते हैं। ठीक है, बस क्लास अब 15 मिनट की क्लास और है बच्चे और कंप्लीट हो जाएगी आपकी क्लास। ठीक है, देख लेते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तथ्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये मार्च 2025 का करंट है। ठीक है, देखते हैं न्यूज फर्स्ट क्या है। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहे थे? वो रहे थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रेबोवो सुबियांतो। ठीक है, कौन से थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रेबोवो सुबियांतो। ठीक है, ठीक है, देखेंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रेबोवो सुबियांतो भारत के 76 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भी रहे। ठीक है, और 2024 में फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुअल मैक्रो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे थे। ठीक है, ये मार्च माह का करंट है, लेकिन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि 1 ईयर का तो करंट पूछती है और हम जनवरी से, मैंने कहा था प्रतियोगिता दर्पण का जनवरी से पूरा हम करंट पर आपको करा देंगे। और ये मार्च का है, उसके बाद फरवरी और जनवरी 2 महीने और शेष बचे हैं, बाकी मैंने करा ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सितंबर तक करा दिया है, अक्टूबर माह का आएगा, जैसे अक्टूबर माह का भी करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, न्यूज नई मार्च माह की 15 जनवरी 2025 को 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान किसने भारत रणभूमि ऐप लॉन्च किया है? वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 जनवरी 2025 को 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान भारत रणभूमि ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा ऐप लॉन्च किया? भारत रणभूमि
एच जो ऐप है लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट देखेंगे न्यूज़ है, कौन सी है, न्यूज़ नंबर 3 देखते हैं क्या है। प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है? वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भारत में 16 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखना, जो जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मान्यता देने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ठीक है, 15 जनवरी 2016 को प्रथम स्टार्टअप दिवस मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, नई न्यूज है, कौन सी? 4 देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा कुछ प्रमुख हवाई अड्डों पर FTI TTP का उद्घाटन किया गया है? वो किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा हवाई अड्डों पर FTI TTP का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ठीक है। 16 जनवरी को अहमदाबाद से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर FTI TTP का उद्घाटन किया है। ठीक है, FTI TTP केंद्र द्वारा विकसित भारत @2047 यानी कि भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। इसे पहली बार जून 2024 से IGI हवाई अड्डे को टर्मिनल 3 पर तैनात किया गया, ताकि अन्य देशों में आने वाले भारतीय नागरिकों को भारत के प्रवासी नागरिकों यानी कि OCI यात्रियों के लिए तेज, सुचारू और अधिक सुरक्षित आवर्जन मंजूरी के साथ अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता की सुविधा मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी क्वेश्चन का होते नेक्स्ट न्यूज नंबर 5 है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को किस वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है? वो 8वें वेतन आयोग की है। ठीक है, हाल में केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को किस वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी? 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। ठीक है, देखेंगे कि आमतौर पर देखेंगे कि प्रति 10 वर्ष में केंद्र सरकार कर्मचारियों के पारिश्रमिक को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग को लागू करती है। वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करना सरकार पर कोई बाध्यकारी नहीं होती। ठीक है, 1947 से देखेंगे अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं 1947 से, जिसमें आखिरी 2014 में गठित किया गया था और 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। ठीक है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर हैं। न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर हैं। इनका जो कार्यकाल है, टेन्योर है, 2026 में समाप्त होगा। ठीक है, कब होगा? 2026 में समाप्त होगा। इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर शुभारंभ किया है मिशन मौसम। ठीक है, मिशन मौसम प्रारंभ किया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बाकी ये रीड आउट कर लीजिएगा आप, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना होगा वहाँ पे हम कंप्लीट अपना देंगे। नेक्स्ट देखेंगे न्यूज 7। हाल ही में भारत के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप पिक्सल ने देश का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया है। इसका नाम रखा गया फायरफ्लाई। ठीक है, फायरफ्लाई नाम रखा गया। फायरफ्लाई पिक्सल के एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फायरफ्लाई पिक्सल का प्रमुख हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट समूह है, जिसमें अब तक के 6 सबसे उच्च रेवोल्यूशन वाले या रिजोल्यूशन वाले वाणिज्यिक हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट शामिल है। इसमें 6 हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट इमेजिंग सैटेलाइट में से 3 को कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें न्यूज नंबर 8 है। भारत ने अपने तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है, जो अवस्थित होगा कहाँ पे? जो श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, SDSC, इसमें दिया गया। ठीक है, श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC में। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी गई। ठीक है, यह क्या है? आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर एक धुरी के आकार का द्वीप है। ठीक है, ये SDSC देश का एकमात्र अंतरिक्ष बंदरगाह है जहां अंतरिक्ष यान और उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज है 9 कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किए गए जेड मोड सुरंग का नाम बदलकर क्या किया है? सोनमर्ग सुरंग किया गया। क्या किया गया है? सोनमर्ग सुरंग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे न्यूज है 10। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय
क्या रखा गया था, थीम क्या थी, विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। क्या थीम थी, विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। जो बच्चे हम एक्सप्लेनेशन छोड़ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको करना नहीं है, आप एक बार उसे रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि अब समय की मेरे पास पाबंदी है, ठीक है, क्योंकि हम उसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते, इसलिए आपको जो अगर हम एक्सप्लेनेशन छोड़ रहे हैं वो आपको करने हैं अपने आप से, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी, विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या देखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस यानी पीबीडी प्रति 2 वर्ष में मनाया जाता है, आपको पता है 2 वर्ष में 9 जनवरी को मनाया जाता है। 18वां पीबीडी 2025 ओडिशा सरकार के सहयोग से जो 8 से 10 जनवरी के बीच 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया था, ठीक है। इसे विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान ये थीम रखी गई थी, ठीक है। और प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी सम्मेलन की स्थापना की अगर बात करें तो 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन से थे, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये भी आपको पता होगा कि 9 जनवरी इस दिन क्यों चुना गया, क्योंकि 1915 में इसी दिन 9 जनवरी 1915 को इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये तो सबको पता है, इसलिए मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटना, इंटरनेशनल घटनाक्रम पर चलते हैं, ठीक है। नेशनल तो कंप्लीट हो गए, इंटरनेशनल पर देख लेते हैं। मार्च माह का क्या है, फर्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे। हाल ही में वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, यह है अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष 2025 को किया गया है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण दिवस। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण, जिनके ग्लेशियर के हिमनद, ठीक है, हिमनद बोलते हैं ना ग्लेशियर को हिंदी में, हिमनद के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ठीक है। आपको ये बता दें कि 2025 से प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च से रख लिए, 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया। अब आपने देखा होगा पीसीएस में पिछली बार 2-3 क्वेश्चन सिर्फ दिवस से ही ले लिए गए थे, किस डे पे क्या मनाया जाता है, संडे डिसेंडर ऑर्डर भी पूछ लिए थे, ठीक है। तो 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है, ये रखना है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को घोषित किया, 2025 को कौन से वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सेकंड देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा तरुण दास को सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है, वो किसके द्वारा मिला है, सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन, ठीक है, सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा, ठीक है, षणमुगरत्नम द्वारा दिया गया है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को शहर राज्य का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया, ठीक है। ये कहाँ, ये अगर पे पूछे जाए आपको तरुण दास जी कौन है, ये हैं CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास, इन्हें मिला है सिंगापुर का, यानी सिंगापुर शहर का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। ये सम्मान पाले क्या है, दूसरे भारतीय, ये सम्मान पाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। पहले इन्हें ये जो सम्मान मिला वो मिला है स्वर्गीय रतन टाटा जी को ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। सिंगापुर का कौन सा, सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान पहले किसे मिला था, स्वर्गीय रतन टाटा जी को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक कितनी नई नौकरियां पैदा होंगी, 170 मिलियन, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 2024 ग्लोबल वाटर मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार जल संबंधी आपदाओं के कारण 2024 में कितनी मौतों का अनुमान है, 8700। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूज कौन है, 5 है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स संगठन, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स संगठन का पूर्व सदस्य बना है, ठीक है। कौन सा देश बना है, इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेंगे, डबल स्टार लगाएंगे, ठीक है। हाल में कौन सा देश ब्रिक्स संगठन का पूर्व सदस्य बना है, वो इंडोनेशिया है, ठीक है। कौन बना है, इंडोनेशिया बना है, ठीक है। ठीक है, कौन सा बना है, इंडोनेशिया बना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अत्यधिक चर्चित हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा SCC किस अंग में उत्पन्न होने वाला कैंसर है, वो यकृत में, ठीक, उत्पन्न होता है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या HCC एक प्रकार का कैंसर है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं इसमें। हेपेटोसेलुलर क्या है, एक प्रकार का कैंसर है, ठीक है। ये किस में होता है, यकृत में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है
ठीक है। हाल ही में जनरल जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? लेबनान के। लेबनान के राष्ट्रपति चुने गए हैं जनरल जोसेफ ऑन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है न्यूज 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार मिला है? द ब्रूटलिस्ट को मिला है। द ब्रूटलिस्ट को मिला है। ठीक है, 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा को चुना गया है? वो है द ब्रूटलिस्ट। ठीक है, 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए विजेता सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा द ब्रूटलिस्ट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म संगीत, यहाँ देखेंगे द ब्रूटलिस्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संगीतमय हास्य एमिलियास पेरेस फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता संगीतमय हास्य सेबेस्टियन स्टेन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता ड्रामा एंड्रियन बॉडी व द ब्रूटलिस्ट सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता फिल्म ड्रामा फर्नांडा टोरेस सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा शोगुन, इनको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9th पे। हाल ही में उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों का पता लगाने के लिए किस सागर के नीचे दूरबीन तैयार की गई है? भूमध्य सागर। ठीक है, मेडिटेरियन सी के नीचे दूरबीनें लगाई गई हैं। ठीक है, हाल ही में उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों का पता लगाने के लिए किस सागर में नीचे दूरबीनें लगाई गई हैं? भूमध्य सागर, जिसे बोलते हैं मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे वैज्ञानिकों ने उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों, जिन्हें बोलते हैं घोस्ट पार्टिकल, न्यूट्रॉनों को क्या बोलते हैं? घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। ठीक है, इनका पता लगाने के लिए भूमध्य सागर के नीचे दूरबीनें लगाई गई हैं। ये दूरबीनें यानी कि माइक्रोस्कोप बोलते हैं, दूरबीनें क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रॉनों यानी कि टेलीस्कोप KM3 नेट का हिस्सा है। ये दूरबीन आइस क्यूब न्यूट्रॉन बेसारा की तरह है, जो गहरे अंतरिक्ष से उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह पानी में होने के बजाय अंटार्कटिका में जमी हुई बर्फ के नीचे स्थित है। न्यूट्रॉन बहुत छोटे कण होते हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं बहुत छोटे कण होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के समान ही होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बहुत ही समान होते हैं, लेकिन उनसे कोई विद्युत आवेश नहीं होता। आपको पता होता है कि कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता है, ये सूक्ष्म उपपरमाणविक कण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूज, अभी हमारी लास्ट है ये इंटरनेशनल न्यूज मार्च माह की। हाल ही में अमेरिका के किस राष्ट्रपति का निधन हुआ है? हाल ही में अमेरिका के किस राष्ट्रपति का निधन हुआ है? वो है जिमी कार्टर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किसका निधन हुआ है? जिमी कार्टर का निधन हुआ है। जिमी कार्टर जो अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे का जॉर्जिया के प्लेन्स स्थित उनके घर में निधन हो गया। ठीक है, वह 100 वर्ष के थे। कार्टर जो 1977 से 1980 पर तक राष्ट्रपति रहा, ये पूछा जाता है इसलिए। ठीक है, ठीक है, अमेरिका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति का अधिक समय तक जीवित रहे हैं 100 साल, कुछ होता भी है। ठीक है, 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2002 में उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए मिस्र और इजराइल के बीच शांति समझौता भी हुआ था। जब उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल था उस समय पर मिस्र और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ था। ठीक है, इस शांति समझौते को यहाँ पे इसको हटा देंगे, 1 मिनट बच्चे। ठीक है, इस शांति समझौते को कैंप डेविड अकाडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे इरेजर लेनी पड़ेगी, कहीं पे ना चलाएं फिर भी वहाँ चल जाता है। ठीक है, इस शांति समझौते को कैंप डेविड अकार्ड के नाम से जाना जाता है। कैंप डेविड अकार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे और आगे देख लेंगे। अब यहाँ पे हमारा करंट अफेयर भी कंप्लीट हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी कंप्लीट हुआ, आपका सार संग्रह भी कंप्लीट हुआ। आपको बता दिया, इससे क्वेश्चन देखो आरओ भी आए थे और आगे पीसीएस में भी आने की बहुत संभावना है। ठीक है, टाइम निकाल के आप ये स्पीड में तो हम पढ़ा ही रहे हैं, इससे भी ज़्यादा आप स्पीड सुन सकते हैं, तो स्पीड में लगा के देख लीजिए। आपको सार संग्रह तक तो जरूर देखना है, फिर इंटरनेशनल ये तो जिस आपको लगेगा कि इम्पोर्टेंट है तो कर लीजिए, बाकी आपको तो पता ही होगा कैसे पेपर बनाएगा। ठीक है, जब नहीं पता तो फिर करना तो पड़ेगा बच्चे। ये नहीं पता होगा कि हमें, ना तो आपको पता है ना हमें पता है, लेकिन इतना पता है हमें कि अगर जिसने सिलेक्शन लिया है, जो एक्सपेरेंट है, उसे पता है कि कहाँ कैसा पूछा जाएगा। ठीक है, या तो आप मेरे अकॉर्डिंग चल लीजिए या फिर अपने अकॉर्डिंग चल लीजिए। ठीक है, ये आप कर लीजिए और उसके बाद बताइए कि किस तरह से आपको क्लास कैसी लगी और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जितना आप लोगों को जोड़ेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपको पता चलेगा कि कंपटीटर बोलते हैं ना, अकेले कंपटीशन करने में कोई मज़ा नहीं है, जब कंपटीटर और भी बैठा हो तब कंपटीशन करने में मज़ा होता है। ठीक है, दूसरी बात है कि आपको हम इंडियन ज्योग्राफी अब कंप्लीट हो जाएगी बच्चे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम कल परसों तक एंटर कर जाएंगे, क्योंकि अब टाइम मेरे पास भी नहीं है और टाइम का आपको पता है कि पीसीएस का 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो जल्दी जल्दी से हम क्लास करा ही देते हैं। और क्योंकि साथ में मैंने प्रॉमिस भी किया था आपको जनवरी माह तक का पूरा
पितृत्व दर्पण का सार संग्रह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कराने का, तो वो भी मैं अपनी प्रोमिस कंप्लीट करूँ। बस 2 महीने का शेष है, वो भी मैं करा दूंगी, ठीक है। अच्छा, आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।